अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी को लेकर लग रहे आरोपों के बाद पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन देश को संबोधित करते हुए सफाई दी। बाइडेन ने कहा, अफगानिस्तान में हमने अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन वहां की लीडरशिप बिना लड़े हार मान गई। अफगानिस्तान से भागे राष्ट्रपति अशरफ गनी पर मौजूदा हालात का ठीकरा फोड़ा। कहा, गनी से भी होने वाले चाहिए सवाल। बाइडेन ने तालिबान पर निशाना साधते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जारी रहेगी लड़ाई। अफगानिस्तान के बिगड़ते हालात पर भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक हुई। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सभी 15 सदस्य देशों से शरणार्थियों को शरण देने की अपील की। यूएनएससी की बैठक में भारत ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति होनी चाहिए। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अब वहां अंतरिम सरकार बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। कतर की राजधानी दोहा में आगे की रणनीति को लेकर तालिबान नेताओं की बैठक हो रही है। सूत्रों के मुताबिक इसमें अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई हिस्सा लेने जा रहे हैं। तालिबान का सह संस्थापक मुल्ला बरादर हो सकता है नया राष्ट्रपति। इसका जल्द ऐलान संभव है। चीन, ईरान, रूस और पाकिस्तान ने तालिबान का खुला समर्थन किया है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने सोमवार को तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने का स्वागत किया। तो वहीं चीन और ईरान को भी तालिबान के लौटने पर अफगान में लंबे समय के लिए शांति की उम्मीद नजर आ रही है। वहीं रूस ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में अफगानिस्तान में पहले से ज्यादा शांति है। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान के हालात बेहद खराब हुए। भारी संख्या में लोगों की भीड़ देश छोड़कर भागने को बेचैन है। भागने के दौरान उड़ते विमान से गिरकर 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं तालिबान को बदतर हालात में छोड़कर भागे अशरफ गनी पर भी नया खुलासा हुआ है। खबरों के मुताबिक अफगानी राष्ट्रपति अशरफ गनी हेलीकॉप्टर से भागते समय अपने साथ काफी कैश लेकर गए हैं। 4 गाड़ियों में भरकर लाया सारा कैश वो अपने साथ ले भी नहीं जा सके। काबुल में फंसे भारतीयों को देश लाने की कोशिशें जारी है। इनमें 130 दूतावास के कर्मचारी शामिल हैं। काबुल से कुछ लोगों को लेकर भारत का एक C-17 हरक्यूलिस विमान कल जामनगर पहुंचा। भारत लोगों को वहां सुरक्षित निकालने की कोशिशों में जुटा हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तालिबान के ताजा हालात को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से बात की है। एस जयशंकर ने ट्वीट कर जानकारी दी कि काबुल में स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। भारत लौटने के इच्छुक लोगों की चिंता को समझा जा रहा है। हम काबुल में हिंदू और सिख समुदाय नेताओं के संपर्क में हैं। चलिए, बड़ी खबरों के बाद अब जानते हैं ऐसी खबरें जिसका सरोकार पूरे देश से है। आज सुबह 11 बजे पीएम मोदी पैरालंपिक में हिस्सा लेने जा रहे एथलीटों से बातचीत करेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एथलीटों से ये बातचीत करेंगे। कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। टोक्यो में 24 अगस्त से शुरू होने वाला पैरालंपिक 5 सितंबर तक चलेगा। इस बार पैरालंपिक में भारत का सबसे बड़ा दल हिस्सा लेगा। 9 खेलों में 54 भारतीय एथलीट भाग लेने वाले हैं। पैरालंपिक गेम्स में नोएडा के डीएम सुहास एलवाई भी हिस्सा लेंगे। डीएम सुहास एलवाई बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। पिछली बार सुहास ने देश के लिए ब्रोंज जीता था। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर वापस लौटे नीरज चोपड़ा आज सुबह 9:30 बजे पानीपत पहुंचेंगे और वहां से अपने गांव जाएंगे। ओलंपिक से लौटने के बाद नीरज पहली बार अपने पैतृक गांव खांद्रा पहुंचेंगे। नीरज के भव्य स्वागत के लिए तैयारियां पूरी की गई हैं। समालखा जीटी रोड से गांव खांद्रा तक नीरज चोपड़ा के सम्मान में रोड शो निकाला जाएगा। कल नीरज चोपड़ा ने पीएम आवास पर बाकी ओलंपिक दलों के साथ पीएम मोदी से मुलाकात की थी। पीएम ने गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को वादे के मुताबिक चूरमा भी खिलवाया। सुप्रीम कोर्ट में आज भी पेगासस जासूसी मामले पर सुनवाई जारी रहेगी। कल सुनवाई के दौरान सरकार ने जासूसी के आरोपों को निराधार बताया था। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हम आरोपों की जांच के लिए कमेटी बनाएंगे। साथ ही केंद्र ने यह भी प्रस्ताव दिया कि कमेटी किन किन मुद्दों पर काम करेगी, ये सुप्रीम कोर्ट ही तय करे। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की तरफ से इस पूरे मामले पर 2 पेज का एफिडेविट भी दाखिल किया गया। देश भर की निचली अदालतों के जजों की सुरक्षा के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से जजों की सुरक्षा पर उठाए गए कदमों का ब्यौरा मांगा है। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से इस पूरे मामले पर सुझाव मांगे हैं ताकि जज बिना दबाव या डर के न्यायिक काम कर सके। झारखंड के जज उत्तम आनंद हत्याकांड पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने यह सुनवाई शुरू की है। अब देख लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की सियासी गलियारों से आई कुछ खबरें।
स्वर्गीय रामविलास पासवान का सरकारी बंगला रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को अलॉट किया गया। दिल्ली के इस सरकारी बंगले में अभी तक रामविलास पासवान के बेटे और सांसद चिराग पासवान रहते थे। रामविलास पासवान की पहली बरसी तक चिराग पासवान इस बंगले में रहना चाहते थे। 8 अक्टूबर को रामविलास पासवान की पहली बरसी है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की दिल्ली से शुरुआत हो गई है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और हरदीप पुरी ने कल यात्रा की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करने से पहले तिलक नगर में फतेहनगर गुरुद्वारे में मत्था टेका, तो दूसरी ओर विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने टीकाकरण केंद्र से यात्रा को रवाना किया। बीजेपी ने मोदी सरकार के काम को घर घर पहुंचाने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर युवक और युवती ने आत्मदाह का प्रयास किया। फेसबुक लाइव के दौरान दोनों ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। पुलिस के मुताबिक यूपी के रहने वाले युवक युवती आग में करीब 70 से 80% तक झुलस गए हैं। दोनों का आरोप है कि यूपी से एक सांसद के प्रभाव के कारण पुलिस उन्हें झूठे मामले में फंसा रही है। आत्मदाह की कोशिश मामले में तिलक मार्ग थाना पुलिस जांच कर रही है। दिल्ली में जहांगीरपुरी में बदमाशों ने खुलेआम फायरिंग की। बदमाशों की चलाई गोलियों से 4 लोग घायल हो गए हैं। घायल लोगों को बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक लोगों में डर बनाने और आपसी वर्चस्व की लड़ाई में बदमाशों ने ये फायरिंग की थी। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी से जुड़ी कुछ अहम खबरें अब आपको दिखा देते हैं, जहां आज सियासी पारा गर्म रहने वाला है, तो कोरोना और मौसम का ताजा अपडेट भी आ चुका है। अब जान लीजिए। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 24 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण विधेयक लेकर आएगी। सत्र से पहले कल राज्य विधि आयोग ने चेयरमैन जस्टिस AN मित्तल ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर तैयार रिपोर्ट सरकार को सौंपी। सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कल भले ही सर्वदलीय बैठक हुई थी, लेकिन विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में। वाराणसी में आज बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के बाद बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी पूरे यूपी में ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। वाराणसी में बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन का तीसरा चरण है। विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए नया जातीय समीकरण बना रही है। समाजवादी सांसद आजम खान को जौहर यूनिवर्सिटी गेट केस में बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी का गेट गिराए जाने के आदेश पर रोक लगा दी है। रामपुर के डिस्ट्रिक्ट जज के आदेश पर हाईकोर्ट ने ये रोक लगाई। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। आजम खान पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर गेट बनाने का आरोप लगा था। आपको बता दें, इस मामले की अब अगली सुनवाई सितंबर में होगी। यूपी में माध्यमिक के बाद अब प्राइमरी स्कूल खोलने की तैयारी है। 23 अगस्त से कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल खुलेंगे और 1 सितंबर से कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। कल से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल यूपी में पहले ही खुल चुके हैं। कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट को देखते हुए स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया गया है। यूपी के गोरखपुर में बाढ़ का कहर अभी जारी। घाघरा और रोहिणी के बाद अब राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है। नदी किनारे बसे निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भरने से हालात और बिगड़ गए हैं। खेतों में बाढ़ का पानी घुसने से फसल भी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। यहां बाढ़ के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को अलर्ट कर दिया गया है। अब चलते हैं बिहार, जहां जेडीयू का झगड़ा फिर से खबरों में है, तो बाढ़ से लोगों की परेशानी भी बढ़ी हुई है। जेडीयू में जारी अंदरूनी कलह फिर से सामने आ गई है। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के स्वागत समारोह में उपेंद्र कुशवाहा शामिल नहीं हुए। उपेंद्र कुशवाहा बोले, स्वागत समारोह में बुलाया ही नहीं गया तो कैसे जाऊं। नीतीश कुमार ने अंदरूनी झगड़े की खबरों को टाल दिया। नीतीश बोले, इन सब फालतू बातों पर मुझे हंसी आती है। ललन सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने से जेडीयू के एक धड़े में असंतोष बना हुआ है। पटना में गंगा नदी का बढ़ता जलस्तर अब भी लोगों में दहशत फैला रहा है। लगातार बढ़ते पानी की वजह से घाट और निचले इलाके डूब गए हैं। पटना के कई इलाके गंगा में उफान की वजह से बाढ़ का सामना कर रहे हैं। बाढ़ के पानी में घाट के डूबने की वजह से लोगों को सड़क पर अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए पंजाब की अहम खबरें आपको दिखाते हैं।
अफगानिस्तान के गुरुद्वारे में फंसे सिखों को जल्द से जल्द निकालने के लिए कैप्टन अमरिंदर ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से अपील की। अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात के बीच गुरुद्वारे में 200 सिख फंसे हुए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि विदेश मंत्री से अफगान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए आग्रह करता हूं। कैप्टन ने कहा है कि पंजाब सरकार उनकी सुरक्षित वापसी में हर तरह की मदद देने को तैयार है। परगट सिंह को पंजाब कांग्रेस का महासचिव बनाया गया। परगट सिंह को सिद्धू खेमे का करीबी और सीएम कैप्टन अमरिंदर खेमे का विरोधी माना जाता है। परगट सिंह भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। शिरोमणि अकाली दल छोड़ने के बाद साल 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। परगट सिंह को महासचिव नियुक्त कर सिद्धू ने संदेश देने की कोशिश की है कि संगठन में अब उनकी ही चलेगी। पंजाब को दहलाने की आतंकी साजिश नाकाम की गई। अमृतसर से पुलिस ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। दोनों आतंकी ब्रिटेन में रह रहे पूर्व खालिस्तानी आतंकियों के संपर्क में थे। पकड़े गए आतंकियों में एक आतंकी का नाम अमृतपाल और दूसरे का नाम है सैमी। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 मैगजीन, 2 हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।